Hello friends, how are you? In our previous class, we discussed the spiritual theory, particularly we called that cosmozoid theory, according to which the life was not originated on the earth, it was transferred from the outer space. Okay, and we also discussed the evidences which are supporting this theory, but still there are lots of issues, doubts on the spiritual theory. That's why still we are using the operant concept to explain the origination of the life. Got it? Now, let me move to the next topics, that is a small little topic which is related with the evolution, sorry, not evolution, related with the development of life, that is species. After the development of life, after the development of life, the origination of life, it takes different forms according to the different environments of the earth. लाइफ जब अर्थ पर ओरिजिनेट हुई कैसे भी, चाहे वो स्पिरिचुअल वे के अकॉर्डिंग बात करें तो बाहर से आई थी, या ओपेराइन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि वो यहीं पर ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद वो धीरे धीरे जब पूरी अर्थ पर स्प्रेड आउट होती गई, धीरे धीरे फैलती गई, तो अलग अलग एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, you know that different kind of environments, different kind of climatic conditions present on the earth. So according to that, different climatic conditions and different environmental situations, it took different forms. That means we can say that उनमें बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी की मॉर्फोलॉजी, इन सभी में चेंजेस आते गए, इन सभी के अंदर उनमें चेंजेस क्रिएट हुई। गॉट इट? और उन चेंजेस के कारण से डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स वहां पर बने, कुछ जो एक्वेटिक लाइफ के अंदर बने, कुछ एयरबॉर्न रहे, कुछ लैंड पर रहने के लिए, कुछ लैंड के अंदर डीपर इनसाइड रहने के लिए, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स बने डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं, वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं जो कैपेबल हैं, जो कैपेबल हैं अपनी नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखने के लिए, उन्हें कहा जाता है ए स्पीसीज। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? ए स्पीसीज। सो वी कैन सी दैट a group of organisms, a group of organism which is capable to maintain the nature or characters, a group of, that is a group of organisms, that is a group of organisms which are capable to maintain, which are capable to maintain their nature or characteristics, nature or characteristics over generations, over generations are called a species। एक ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो कि अपनी नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के कैपेबल हो, वो एक स्पीसीज कहलाती है। ओके, अब यहां पर बात आती है ओवर जनरेशन कैसे मेंटेन रखता है, तो ओवर जनरेशन मेंटेन रखा जाता है बाय रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेट किया जाता है। इसलिए यहां पर अपन बोल सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन अगर अपन आए तो अपन बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज, दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप। क्या है ये? ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है विच आर कैपेबल, विच आर कैपेबल
टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबल है, विच आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ, एंड गिव बर्थ टू न्यू fertile, to give birth fertile new individual are called species. ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि रिप्रोडक्शन करने में और जो फर्टाइल न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो, उनको प्रोड्यूस करने की कैपेबल हो, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट आर कॉल्ड ए स्पीसीज. गॉट इट. अगर अपन डेवलपमेंट की स्टार्टिंग से बात करें, फ्रॉम द डेवलपमेंट या सॉरी करंट सिचुएशन पे अपन बात करें, तो देयर आर मिलियन ऑफ स्पीसीज, नेचर के अंदर मिलियन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से अपन अप्रोक्सीमेटली अपन बात करें तो देयर आर 3 लाख प्लांट स्पीसीज, 3 लाख के लगभग प्लांट स्पीसीज है, 12 लाख एनिमल स्पीसीज, 12 लाख एनिमल स्पीसीज है, और 10 लाख माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज आर फाउंड एट दिस टाइम अर्थ पर. अप्रोक्स मतलब फाउंड का मतलब इतनी हम डिटेक्ट कर चुके हैं, इतनों को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अभी और कर रहे हैं, लेकिन इतने अभी तक हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, इतनों को हम देख चुके हैं. फ्रॉम द डेवलपमेंट, जो स्पीसीज अगर अपन इकोसिस्टम पूरे बात करें अपन, तो जब से डेवलपमेंट हुआ है तब से लेकर इससे भी ज्यादा स्पीसीज बनी, लेकिन बहुत सी नेचर में एलिमिनेट हो गई, बहुत सारी स्पीसीज नेचर के अंदर एलिमिनेट हो चुकी हैं. जैसे कि अपन बात करें डायनासोर्स, डोडो. Why? Because of the change in climatic conditions. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या जो एनवायरमेंट में चेंजेस जो आए, उनको वो उस कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर सके. दैट मीन्स वो एलिमिनेट हो गए या एक्सटिंक्ट हो गए. बट एट प्रेजेंट टाइम, अपन 19th लेसन में बात भी की थी कि कोई भी जो स्पीसीज है 400 इयर्स के अंदर मैमल्स की एक स्पीसीज एलिमिनेट होती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उस तरीके से. But due to present time, increased environmental pollution, increased pollution, population, increased pollution, population, industrialization, industries, etc. are main reasons of extinctions of different species. नेचर में डिफरेंट स्पीसीज मौजूद होती हैं, लेकिन इन अपने आप एलिमिनेट भी होती है, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उनके एक्सटिंक्ट होने की स्पीड को इन्होंने फास्ट कर दिया है. Even the domestic bird like the sparrow are facing the risk of extinction. अब एक बहुत कॉमन वर्ड जो अपन बोलते हैं चिड़िया, स्पैरो, वो भी खत्म होने की कगार पर आ चुकी है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस या दीज फैक्टर्स. अब ये बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि why the sparrow is facing the risk of extinction. जो स्पैरो है वो एक्सटिंक्शन का रिस्क क्यों फेस कर रही है, या उस पर किस चीज का खतरा है. तो अपने को जो अभी लास्ट अपने आंसर लिखी लाइन लिखा था, कौन सा? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन. और भी आप लिखना चाहे तो आपने जो लेसन नंबर 19 के अंदर अपन जो पढ़ते हैं द रीजंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें अपन ने लॉस ऑफ नेचुरल फ्रेगमेंटेशंस वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पर अपन इजिली लिख सकते हैं. ओके.
The next topic is, and that is a very very important topic, that is fossils. That is fossils. And it is very very important क्वेश्चन. बोर्ड एग्जामिनर्स का ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं हॉट टॉपिक है. नॉर्मल सिचुएशंस में जब भी कोई टीचर पेपर सेटिंग करने के लिए सोचता है तो वो इस क्वेश्चन को ट्राई करता है, उस क्वेश्चन को हिट करने की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहता है. व्हाट आर फॉसिल्स? व्हाट आर फॉसिल्स? हिंदी में इसको अपन बोलते हैं जीवाश्म. हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? जीवाश्म. जीव अश्म यानी कि जीव के पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के. अब कैसे उनकी बात करें. The dead remain of ancient living organisms. The dead remains of ancient living organisms which are preserved in nature. Which are preserved in nature called fossils. एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स जो नेचर में प्रिजर्व्ड हैं, जो नेचर में मिलते हैं हमें, उन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल्स बोलते हैं. गॉट इट? अब कई बार फॉसिल्स में डेड रिमेन भी नहीं मिल पाता बल्कि उसका प्रिंट मिलता है, और कई बार ट्रेसेस मिलते हैं, केवल बहुत माइनर पार्ट्स. तो इसलिए डेफिनेशन में अपन थोड़ा सा चेंज यहां पर कर रहे हैं. तो डेफिनेशन में अगर अपन चेंज करें तो ये अपन लिख सकते हैं dead remains. Dead remains या traces या prints of ancient living organisms. Of ancient living organisms are called fossils. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन हैं या उनके जो ट्रेसेस हैं या जो उनके प्रिंट्स, जो मतलब स्टोन के ऊपर उसका एक प्रिंट बन गया, ऑर्गेनिज्म तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन उसकी एक प्रिंटिंग वहां पर बन चुकी, तो ये जो डेड रिमेन्स प्रिंटिंग्स वगैरह हैं इनके लिए बोला जाता है फॉसिल्स. ओके? या एक और अपन डेफिनेशन बोल सकते हैं, द सिंबल्स, remains, impressions or traces of ancient living organisms. Remains, impressions, traces of ancient living organisms are called fossils. And the process of making of fossils, and the process of making of fossils, process of making fossils is called fossilization. फॉसिल्स बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए वर्ड क्या काम में लेते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. क्या बोला जाएगा उसे? फॉसिलाइजेशन अपन बोलते हैं. गॉट इट? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल्स में कन्वर्ट होने की अलग अलग मेथड्स यहां पर रहते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी की एक ही मेथड से डेवलप नहीं होते, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे रहती. जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है फॉसिलाइजेशन का, उसके अंदर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मल सिचुएशन में कोई ऑर्गेनिज्म जो है, पहले थोड़ा सा एक अलग बात कर रहे हैं अपन, कोई भी एक जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उसकी जब डेथ होती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर में जो डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज कर डालते हैं. क्या कहते थे उसको? डिकम्पोज, यानी कि उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. गॉट इट? बट कई बार वो डेड बॉडी ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाती है जहां पर उसको डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर इतने फ्रिक्वेंट नहीं है. एक सिंपल सी बात करें, सपोज दैट इज अ प्लांट जिसकी एक ब्रांच है, इसके ऊपर मान लेते हैं एक बर्ड बैठा है.
बड़ा ही मुस्कुराता हो बर्थडे मेरी तरह। ठीक है, मुस्कुरा रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। अचानक से इसको हार्ट अटैक आ गया, अगर हो सकता है भाई, मेरा वर्ल्ड है, मेरा प्लांट है, मेरी मर्जी की वजह से उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। तो भाई मैंने क्या कहा, इसको आ गया हार्ट अटैक। हालांकि प्लांट्स में अभी तक हार्ट अटैक का डिटेक्शन नहीं किया गया है, लेकिन अपना है तो अपना एग्जाम्पल अपनी मर्जी का होता है। लैंड के ऊपर गिर गया, बैक्टीरिया ने इसको डिकम्पोज कर दिया, कुछ नहीं बचा। ठीक, अब इसकी डेथ की इंफॉर्मेशन पहुंची इसके ब्रदर के पास, वो भी एक प्लांट की ट्री के ऊपर बैठा था, सॉरी ट्री की एक ब्रांच के ऊपर बैठा था। उसको जैसे ही भाई दोनों बहुत क्लोज थे, तो उसको भी ऐसे ही कुछ हुआ और वो बेचारा मर गया। बट अब उसकी बॉडी जो गिरी, वो गिरी किसी पॉन्ड या अपन बोल सकते हैं किसी मड के पास, मड दलदल वाला इलाका वहां पर। तो इसकी बॉडी पहुंच गई नीचे। अब मड के अंदर या नीचे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच सकते, तो इन दैट केस इसकी बॉडी नेचर में प्रिजर्व हो गई। हर साल मड जो बरसात के साथ मिट्टी आती जाएगी तो उसके ऊपर क्या बनती जाएगी, लेयर्स। तो ये नेचर के अंदर क्या हो गया, प्रिजर्व। जब कभी बाद में इसको, इस जगह की कभी जब अपन डिग आउट करेंगे, इसको खोदेंगे, तो इसके डेड पार्ट जो है, जो डिकम्पोज डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए हो, वो हमें मिलेंगे। तो वो क्या कहलाएंगे, फॉसिल्स। गॉट इट, अंडरस्टैंड? तो यहां पर ये समझना जरूरी है कि फॉसिल्स जो हैं, नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होने से उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है, बट कुछ कंडीशंस में वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो वो एंड टाइम पासिंग के बाद हमें किस फॉर्म में मिलता है, फॉसिल्स की फॉर्म में। गॉट इट? जनरली जब एक ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसकी बॉडी जो है, इट इज बरिड इनटू सॉइल, आइस एटसेट्रा। इसकी बॉडी जो है, डेड बॉडी, वो सॉइल या आइस या और कोई भी ऐसी कंडीशंस के अंदर बरिड आउट हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है। गॉट इट? एंड टाइम पासिंग, और टाइम पासिंग के साथ जो है, टाइम पासिंग के साथ इट कन्वर्ट इनटू फॉसिल्स। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फॉसिल्स के अंदर वो कन्वर्ट होती है। ए फॉसिल ऑफ वुली मैमथ, अब यहां पे ध्यान रखना, वुली या इसको हेयरी भी बोला जाता है, वुली या हेयरी मैमथ, जो कि अपन बोल सकते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की जो प्रिमिटिव्स हैं, उसका एक फॉसिल मिला है आइस के अंदर प्रिजर्व्ड, और वो इतना अच्छी तरह से प्रिजर्व था कि ऐसा लगता है कि वो उसकी डेथ जो है वो मिलियन ईयर्स ओल्ड ना होकर कुछ सालों पहले ही हुई होगी। तो यहां पर कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि वो फॉसिल्स कितना ज्यादा वो प्रिजर्व रहेगा। तो वॉट सॉइल या आइस के अलावा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अंबर, या जिसको अपन रेजिन भी बोलते हैं, या गम, या लेटेक्स, प्लांट के जो लेटेक्स है, इनमें से किसी चीज, या फिर जो लैक है, लैक इंसेक्ट वाला लैक, उसके अंदर गिर जाता है कोई भी इंसेक्ट्स, तो उसका लिविंग ऑर्गन, उसका जो फॉसिल है वो भी बहुत ज्यादा प्रिजर्व कंडीशंस में हमें मिलता है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो तो कौन सा है, बाय बरिंग। बरिड जो मेथड है, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर, सॉरी सॉइल, आइस या फिर गम, रेजिन वगैरह, इनके अंदर किसमें से किसी में भी बरिड आउट होता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू fossils. That is the first method of fossil formation. Okay? Second जो मेथड है फॉसिल फॉर्मेशन का, दैट इज इंप्रेशन मेथड। इसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन उसका इंप्रेशन या प्रिंट जो है वो रॉक या मड्स के ऊपर प्रिजर्व रह जाता है। सपोज दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेथ हो गई। अब इसके ऊपर जो सॉइल्स की जो लेयर्स आती हैं, सॉइल्स की लेयर का प्रेशर के कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये जो रॉक जो थी, इस रॉक के ऊपर उसका एक प्रिंट बनकर रह गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसका एक प्रिंट बोल सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं इंप्रेशन प्रिजर्व हो गया, इसे बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ मेकिंग ऑफ फॉसिल्स। गॉट इट? अब यहां पर एक बहुत शानदार एग्जांपल है जिसको अपने को ध्यान रखना है, दैट इज आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। गॉट इट? इस आर्कियोप्टेरिस नाम के जो एनिमल है उसका फॉसिल हमें प्रिंट या इंप्रेशंस की फॉर्म में हमें मिला। अब जो काम की चीज है वो ध्यान रखना, आर्कियोप्टेरिस इज ए fossil which tell that birds or aves are developed from reptiles। जो एवीज जो हैं या बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से डेवलप हुई है। अब एक सिंपल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फनी टाइप में समझे कि भाई इसका क्या रूल है, तो आप समझ सकते हैं। आज के रेप्टाइल्स की अपन बात करें तो नॉर्मली जैसे अपन रेप्टाइल्स में आज के मॉडर्न टाइम में अपन बोल सकते हैं लिजार्ड, स्नेक। बर्ड्स में जैसे पिजन या स्पैरो। तो अब मैं ये बोलूं तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्नेक जो है वो स्पैरो में कन्वर्ट हो गया? नो, मॉडर्न की बात नहीं है, एंशिएंट टाइम में आर्कियोप्टेरिस का जो फॉसिल था, इस फॉसिल की जब स्टडी की गई तो उसमें रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के दोनों के कैरेक्टर्स मिले। जैसे बात करें अपन, इसके अंदर बिक यानी कि चोंच, उसमें टीथ मिली। टीथ जो है वो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है, ना कि बर्ड्स का। टीथ किसमें पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर। सेकंड, इसकी जो पाइगोस्टाइल जो थी, पाइगोस्टाइल का मतलब होता है जो बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स की पीछे की साइड के अंदर यहां पर जो लंबे वाले जो फेदर्स जो होते हैं, इनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है पाइगोस्टाइल। तो पाइगोस्टाइल की प्रेजेंस इसमें मिली। पाइगोस्टाइल जो है वो बर्ड्स की खासियत है, ना कि रेप्टाइल्स की। ये कुछ दो कैरेक्टर्स अपन ने बात की, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो इसकी स्टडी करने से ये प्रूव हो गया कि रेप्टाइल्स जो है उनसे क्या बने थे, बर्ड्स का डेवलपमेंट यहां पर होता है। गॉट इट? सो दैट वाज द सेकंड, that is the second method of development of fossils. Okay, about the different methods of fossil formation we will discuss in next class. Thank you.